नमस्कार, मैं संजीव चंदन। स्त्री काल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जरा हटके का एक और नया एपिसोड और मेरे साथ हैं हमारे साथ हैं आनंद वर्धन सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, जाना माना पहचाना। अब तो क्या परिचय क्या देना, बहुत कम से कम पत्रकारिता जगत में भी और आजकल जो अल्टरनेटिव सोशल मीडिया का जो दृश्य जगत है वहाँ एक पहचाना नाम है। पब्लिक इंडिया के फाउंडर एडिटर है। तो आनंद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी ओर आएंगे, लेकिन थोड़ी सी बात अपनी कह लेता हूं मैं, और ये कि राहुल गांधी कांग्रेस को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। 2013 में एक बार कोशिश की थी, लेकिन बहुत जल्दी उन्हें ये कोशिश थाम देनी पड़ी थी। तब वो महासचिव थे कांग्रेस के। 2017 में कोशिश की उन्होंने, तब वे अध्यक्ष थे कांग्रेस के, लेकिन तब भी उन्हें अपनी कोशिश थाम देनी पड़ी थी। अब इस बार प्रयोग भूमि बनी है बिहार, क्योंकि उनके सामने बहुत सारी मुश्किलें भी है। जैसे तेलंगाना का सीएम, अब उनको थोड़ा सा लगाम लगाने की जरूरत है, ऐसा लगता है। तो तेलंगाना का सीएम थोड़ा अलग अलग चल रहे हैं। कर्नाटक में बड़ा अलग प्रसंग है। तो अलग अलग राज्यों का, लेकिन बिहार उनके लिए एक मुफीद राज्य है, जहां उनकी कांग्रेस बहुत बेहद कमजोर हालत में है और उसे चुनाव में भी जाना है। तो उतना भी मुफीद नहीं है कि आप एकदम चीर फाड़ कर दें। ठीक चुनाव के वक्त ऑपरेशन टेबल पे ऐसी स्थिति में कांग्रेस हो जाए कि वो चुनाव ही नहीं लड़ पाए। लेकिन इस सब के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश है, फिर भी एक ईमानदार कोशिश तो है जरूर। एक बात। दूसरी बात कि कांग्रेस का अपना एक इकोसिस्टम है। वो 150 साल की पुरानी पार्टी है, कई वर्षों तक सत्ता में रही है तमाम लोग, और उसका लगभग चेहरा अपर एलीट चेहरा है। इसीलिए जो दूसरी पार्टियां बनी है वो दूसरे सामाजिक समूहों की आकांक्षाओं को एड्रेस करते हुए बनी है। इसीलिए कई बार सांप्रदायिक पार्टियां भी ओबीसी और दलित समूहों को अपने साथ जोड़ते हुए दिखाई पड़ती रही हैं, जोड़ी हैं। उसमें एक बीजेपी भी है, और बिहार बीजेपी तो बिल्कुल है। ऐसे में उनके सामने चुनौती है अति पिछड़ा इंक्लूसिवनेस का। ऐसे में उनके सामने चुनौती है दलित इंक्लूसिवनेस का, और इसकी एक शुरुआत उन्होंने कर दी बिहार में दलित अध्यक्ष राजेश राम जी को बना करके। तो ये है, आज बिहार में राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी बेगूसराय जा रहे हैं। बेगूसराय में कन्हैया कुमार की पदयात्रा का आज समापन है। ये सारी चीजें अलग अलग तरीके से हो रहा है। दिल्ली में बहुत सारी हलचलें हैं, जिलाध्यक्षों से मिल रहे हैं, कई सारी कमेटियों से मुलाकात हुई है, बिहार के जिलाध्यक्षों से भी मिले हैं। खड़गे साहब और राहुल गांधी लगातार संबोधित भी कर रहे हैं। इस बार एक बड़ी अच्छी बात है कि जब राहुल गांधी 13 और 17 में कांग्रेस बदलना चाहते थे तब अकेले थे और वो निर्णायक भूमिका में थे। आज खड़गे साहब निर्णायक भूमिका में आज भी राहुल जी हैं, लेकिन एक जुगलबंदी हो गई है, एक अनुभव का और एक जोश का, प्लस कुछ दिनों के अनुभव का। इस बीच में क्या हो सकेगा इस बार कांग्रेस, यदि राहुल सफल नहीं हुए तो कांग्रेस क्या फेल हो जाएगी? इन सारी बातों पे आनंद सर से बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में भी छोटे छोटे ऑपरेशन सुन रहे हैं कि हो रहे हैं। तो ये थी मेरी बात आनंद सर। अब पहले आपकी बात, फिर हमारे सवाल। जी संजीव जी, दो तीन चीजें मैं शुरुआत में बताऊं, क्योंकि आपने जो कहा वो राहुल गांधी स्पेसिफिक ज्यादा बात हो रही है। तो मैं देखिए, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, विचारधारा, कमिटमेंट, ये दोनों अलग अलग तरह से ही हमको और आपको देखना होगा। हम सब लोग जिनको लेके, जो हमारे आज जिनको रोल मॉडल के तौर पे कहिए, या जिनको हम बहुत ये मानते हैं कि भाई ये लोग कॉर्नर स्टोन ऑफ सर्टेन वैल्यूज हैं, उसमें तीन नाम मैं लूंगा: गांधी, डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर लोहिया। और तीनों लोगों को अगर आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के हिसाब से देखिए तो तीनों फेल्ड पॉलिटिशियन थे। अगर तीनों को, मैं इसलिए तीनों का नाम ले रहा हूं कि गांधी ने तो अपनी जैसा कहा जाता है कि अपनी इज्जत दांव पे लगा दी थी, और सुभाष चंद्र बोस से इलेक्शन, वो पट्टाभी सीतारामैया हार गए थे। वो हालांकि हिस्टोरिकली वो गलत है जिस तरह से किया जाता है, लेकिन यस, गांधी ने का जो इलेक्टोरल परफॉर्मेंस कहिए, तो जब उन्होंने सन 82 का भारत छोड़ो किया और कांग्रेस जन से कहा कि तुम विड्रॉ कर लो मिनिस्ट्री से, वो बहुत से लोग आज जब आप रेट्रोस्पेक्ट में देखते हैं तो ये लगता है कि नहीं, वो एक निर्णय ठीक नहीं था, उसको कंटिन्यू रहना चाहिए था, और उन्होंने एक स्पेस मिल गया था दूसरी पार्टीज को। डॉक्टर अंबेडकर का कोई छुपाई नहीं है, सबको पता है कि डॉक्टर अंबेडकर एज अ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स उनकी
वो नहीं, डॉक्टर लोहिया इलेक्टोरल पॉलिटिक्स बहुत खराब। लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि बहुत से लोगों को, अरे राहुल गांधी वो हार गए, राहुल गांधी ये भी हार गए, अरे राहुल गांधी कोई भी हार गए तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से आज से 50 साल 100 साल बाद जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें 7 बार कौन वो रहा, आप, मैं एक नाम लेके कह दे रहा हूं, और मैं जानता हूं इसलिए नाम लेके कह दे रहा हूं कि लोगों के लिए आसानी हो जाएगा, और खास करके बिहार के लिए। आपके झारखंड के गोड्डा से हैं निशिकांत दुबे जी, 3 बार के एमपी, और 3 बार का एमपी मेरे हिसाब से बहुत बड़ा पॉलिटिशियन होना चाहिए। उसका कम से कम अपनी स्टेट पॉलिटिक्स में इतनी दखलंदाजी होनी चाहिए कि वहां की पॉलिसीज को करे। निशिकांत दुबे ने क्या वो इज्जत हासिल कर पाए हैं 3 बार के पॉलिटिशियन होने, 3 बार के एमपी होने के बाद भी? तो 3 बार के एमपी और 6 बार के एमपी से नहीं है। डॉक्टर लोहिया तो आधे टर्म के एमपी थे, लेकिन आज डॉक्टर लोहिया के बराबर समाजवादी आंदोलन का कौन व्यक्ति खड़ा हो जाता? मैं ये सारी बातें इसलिए, आचार्य नरेंद्र देव फेल्ड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अपना इलेक्शन हार गए। मैं ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहले दिमाग को ये साफ करना होगा कि इलेक्टोरल सक्सेस और विचारधारा ये 2 अलग अलग चीजें हैं। जो आदमी देश के लार्जर इंटरेस्ट के लिए लड़ रहा है उसको अगर आप, क्योंकि लोग ये कहें नहीं फिर कैसे होगा, फिर होगा। डॉक्टर अंबेडकर के ही विचार पे आज झक मार के इस पूरे देश में मोदी जी को भी तो दीक्षा भूमि जाना पड़ रहा है। वो मोदी जी को आज दीक्षा भूमि तो जाना पड़ रहा है। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सोचना कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ही अंत है, वही उसी से सारा कुछ ड्राइव होगा, मैं इसको सिरे से इनकार करता हूं। इलेक्टोरली भाई इसमें कोई दो राय नहीं, मोदी जी जितना कौन है, मतलब मोदी जी के नाम पे सब मोदी मोदी हो रहा है। लेकिन मोदी जी का, हम और आप जो लोग हैं, अगर आप हमसे कोई लिखने को कहे तो मुझे तो मोदी जी का इस देश को आगे बढ़ाने में उन्होंने कौन सा काम किया, वो एक भी काम नहीं नजर आता है। उनके सारे जो निर्णय है उस देश को कहीं ना कहीं पीछे ढकेलने का काम किया है। हैविंग सेड दैट, अब मैं दूसरी बात पे आता हूं कि जो राहुल गांधी का एक, जो अगर 1 2 3 4 5 6 बहुत सी चीजें लार्जर, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जब पिछले राहुल गांधी की बात करते थे तो वो शायद इशू को ज्यादा उठाते थे, भट्टा परसौल ये लेकिन इस समय वो इशू से ज्यादा वो एक लार्जर आर्थिक और सामाजिक ऐसे विषय जो उसको इफेक्ट करेंगे। इशू तो हैं लेकिन उससे उस समाज के सामाजिक और आर्थिक पक्ष को, उस ताने बाने को हम कैसे रिस्ट्रक्चर करें, कैसे रीपोजिशन करें, वो उसमें लगे हैं। और एक बड़ा भारी काम उसमें हम बोल रहे हैं, वो सफल होंगे नहीं होंगे वो अलग बात है, लेकिन उस राह पे चल रहे हैं। उनकी राह हो सकता है हमको आपको लगे कि नहीं उनको तो इस सेकंड गियर में चलना चाहिए, उनको थर्ड गियर में चलना चाहिए, उनको घोड़े पे बैठ के चलना चाहिए, लेकिन चल उस दिशा में रहे, गलत सही लेकिन दिशा उनकी वो है। और वो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट दिशा है, वो है जो मैं समझता हूं कि आज उन्होंने दलित राजनीति को इस देश के केंद्रीय इलेक्टोरल उसमें ले आए हैं। अब जैसे 89 में हम सब लोग उसके, मतलब हम सब लोग के सामने हुआ है, उसको देखे हैं, गवा रहे हैं। जैसे मंडल के आने से इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि पिछड़ों की राजनीति को उनको केवल रिप्रेजेंटेशन नहीं, अब सत्ता में पार्टिसिपेशन भी उनका हो गया, उनकी भागीदारी। दलित राजनीति की रिप्रेजेंटेशन तो 52 से है, वो तो जब से वो हुआ है, लेकिन भागीदारी अभी तक नहीं है, भागीदारी अभी तक नहीं है। और इस पे मैं कई बार डेटा दे चुका हूं, रिपीटेशन होगा अगर आप कहिएगा तो मैं वो डेटा, यूपी का तो मुझे रटा हुआ है इसलिए मैं यूपी का, आपके बिहार में भी वही, यूपी बिहार में डिग्री का फर्क हो सकता है कि हम 19 हैं तो आप 20 हैं, आप 20 हैं, हमारे और आपके के मिजाज में 10 और 5 का फर्क नहीं हो सकता है, हमारे आपके मिजाज में उत्तर प्रदेश में सेम फर्क है। तो वो दलित पॉलिटिक्स को कहीं ना कहीं केंद्र में ले आए जी। और वो इस चीज को मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि आज अगर, और मैंने उत्तर प्रदेश के लिए कहा, और अगर मैं, मेरी जितनी समझ है, अगर वो खड़गे जी को राष्ट्रीय, अगर वो नहीं, मतलब अगर कांग्रेस पार्टी खड़गे जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाती है, अगर कांग्रेस पार्टी बिहार में एक दलित को अध्यक्ष बनाती है, इस समय जितना ज्यादा प्रेशर बीजेपी के ऊपर उत्तर प्रदेश में दलित अध्यक्ष बनाने के लिए उतना कभी नहीं रहा है, जिसको हम कहते हैं झक मार के बनाना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। और मेरी अगर जो समझ है उसमें देखिएगा कि अब आने वाले जो भी अध्यक्ष आ रहे हैं उसमें 2-4 अध्यक्ष प्रोमिनेंट बीजेपी को दलित चारा, ये नहीं कि केवल शोपीस की तरह। वो बेबी रानी मौर्य थी, अच्छा खासा गवर्नर थी, उनको इस्तीफा दिला के आगरा से इलेक्शन लड़ा के लोगों को था कि भाई कम से कम डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, कुछ नहीं, मंत्री बना के किनारे कर दिया है। तो वो मुझे लगता है कि राहुल गांधी की एक बड़ी
बड़ा भारी एक योगदान ये रहा है। कांग्रेस पार्टी हो सकता है 99 से 1 को सीट ना जीते। मैं अभी इलेक्टोरल, मैं लार्जर इश्यूज की बात कर रहा हूं। दलित पॉलिटिक्स को केंद्र में ले आने का और उसको अब इग्नोर ना कर पाने का एक बड़ा काम राहुल गांधी ने कम से कम कर दिया। वो 90-10 की बात करें पता, लेकिन वो उस इशू को कम से कम ले आए हैं नैरेटिव। संजीव भाई। आनंद सर, आप बहुत ज्यादा डरा दिया आपने मुझे, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग डर जाएंगे। आपके पहले एक बार अमित शाह जी ने डराया, हालांकि थोड़ा आश्वस्त भी किया। मेरी साथी मनोरमा वो कह रही थी कि सुबह सुबह डर भी गए और आश्वस्त भी हो गए अमित शाह का बयान सुन के। अमित शाह ने कहा कि अभी हम कम से कम 3 टर्म आ रहे हैं, मोदी जी 3 टर्म राज करेंगे। तो 3 टर्म राज करेंगे यानी 15 साल। तो डर लग गया कि हम लोग तो माने हमारी माने अब तो जवानी के अब तो दूसरी तरफ जाएंगे, तो हम तो उड़ गए। और थोड़ी आश्वस्ति हुई कि चलो भैया जो करना है तुम 3 टर्म में कर लो, फिर ये। तो इलेक्टोरली सफलता भी क्या जरूरी नहीं है। बिहार में यदि इलेक्टोरली सफलता नहीं मिलती है तो क्या नुकसान होगा, एक बात आपसे समझेंगे। दूसरा, ईमानदारी से संगठन के भीतर जो काम करने की कोशिश बिहार में दिखाई पड़ रही है, क्या आपको उत्तर प्रदेश या अन्य जगह पे भी दिखाई पड़ रही है क्या? ये दोनों सवाल जी। नहीं, मैं पहले तो इसको कर दूं कि एक तो अमित शाह का बयान आप मत तोड़िए मरोड़िए। अमित शाह बिल्कुल क्लियर है, आप बयान को ठीक से पढ़िए। अमित शाह हैं कि 29 से वो प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। अगर आप कोट अनकोट कहना, उन्होंने कहा है मोदी जी का ये 3रा टर्म और इसके बाद भाजपा 3 टर्म रहेगी। उन्होंने मोदी जी नहीं कहा। बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी बिल्कुल, हाँ आपने सही कहा, ये था। तो हाँ, तो ये जरा पढ़ नहीं सुना है मनोरमा के हवाले से मैं अमित शाह जब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो आपको इसी के लिए जेल डाल देंगे, फांसियां से भी लटका सकते हैं। तो ये सब जरा वो रही है। तो उन्होंने और डर जाएंगे सर, तब तो डर और लगेगा। अब तो राहुल गांधी को जल्दी सफलता मिले, ये चाहेंगे हम लोग। तो नहीं, तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि अमित शाह ने अघोषित रूप से ऐलान कर दिया कि अब मैं हूं। वो जो कहते हैं ना, अब ये उनका ऐलान हो गया है कि अब बादशाह के बाद जो वजीर आजम है, ये अगला बादशाह ये होने जा रहा है। उन्होंने मोदी जी का नाम नहीं लिया। पहले सेंटेंस में कहा मोदी जी का 3रा टर्म, और उसी सांस में बोला कि भाजपा के 3 टर्म। तो वो बिल्कुल क्लियर है कि मोदी जी का ये दी एंड। खैर, दूसरा मैं एक और चीज कहूं संजीव भाई, ये एक आता है, वो कौन सा एक कोल्ड ड्रिंक आती है, डर के आगे जीत है, कोई एक कोल्ड ड्रिंक है, मैं नाम भूल रहा हूँ अभी, हरे रंग की उसकी बोतल होती है। कई बार पहाड़ से कूद के और आदि। हाँ, वही डर के आगे जीत है। एक चीज जान लीजिए, ये बहुत से लोग जो आपको देख रहे हैं वो उनको ये अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं शायद इसीलिए जाना जाता हूं कि मुझे बहुत सी जगह दोबारा नहीं बुलाया जाता है। नहीं, बहुत सी जगह दोबारा नहीं बुलाया जाता। उनको लगता है यार ये बुला लेते हैं, उल्टा पुल्टा बोलता है, इसको बुलाने लायक नहीं है। लेकिन मैं तो जो हूं मैं वो हूं। ये जो डर है ना, यही उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को 37 सीट लाके दिया है। अगर मुसलमान के भाग जाने का डर नहीं होता तो अखिलेश यादव जी कांग्रेस के साथ नहीं गए होते। उस डर ने, वो बाइंडिंग फैक्टर भी होता है ना, डर का हमेशा डर निगेटिव नहीं होता है, डर पॉजिटिव भी होता है। तो उस डर का एक फायदा ये रहा कि ये इंडिया गठबंधन के सब लोगों को इस बार भी, अभी जो जब वोट हुआ वक्फ पे, तो 22 को एक साथ आना पड़ा, 232 वोट वहां दर्ज करने पड़े। अगर ये डर नहीं होता तो ये 232 वोट नहीं होते। तो मेरा बिल्कुल ये है कि ये जो डर है, ये शायद इंडिया गठबंधन को एकजुट रखने में एक बड़ा भारी फैक्टर है, ये मेरी समझ है। अब मैं आ जा रहा हूं बिहार पे। बिहार में बहुत से लोगों का ये मानना है, क्योंकि बेगूसराय को ही लेके सारा कुछ द्वंद्व था उस समय, जैसी ना मुझसे कान में आके लालू प्रसाद यादव जी ने बोला है, ना मुझसे कान में आके राहुल गांधी ने बोला है। ये हमारी और आपकी जो बात होती है वो एक जनरल एनालिसिस के तौर पे होती है। इंप्रेशन ये है कि बेगूसराय में कन्हैया कुमार को टिकट न देने के लिए आरजेडी का जो भी नेतृत्व था, उसमें लालू जी थे कि तेजस्वी थे कि जगता बाबू थे या जो भी थे, उन लोगों की तरफ से यह था कि भाई ये यहां से इनको टिकट नहीं दिया जाएगा, और उनको टिकट नहीं दिया गया। आज बेगूसराय में, अभी मैं जब आपके पास आ रहा था उसके 2 मिनट पहले मैंने देखा, अभूतपूर्व भीड़ है। हालांकि बहुत से लोग कहेंगे भीड़ का मतलब ये नहीं है कि वो वोट देंगे।
ये इस तरह की भीड़ प्रकाश वो जो आपके पीके हैं उनके उसमें नहीं हुई थी। इस तरह की भीड़ नहीं होती है। इस तरह की भीड़ हम और आप भी बिहार को इतना जानते हैं, भीड़ अभूतपूर्व भीड़ थी। और अब अगले आज शाम तक उम्मीद है कि गिरिराज सिंह राहुल गांधी को या किसी को तो पाकिस्तान भेजेंगे ही भेजेंगे। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं कि आज शाम तक गिरिराज सिंह का कुछ ना कुछ आएगा कि ये पाकिस्तान जाओ वो जाओ, वो कुछ इस तरह की बातें करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितने जितने मैच्योर लालू यादव पॉलिटिशियन हैं, मैं इसको भी कहूं, इस समय भारत के जो मैच्योरिटी के हिसाब से, जो परिपक्व राजनीति के बारे में अगर आप कहेंगे, तो मैं निश्चित रूप से सबसे परिपक्व सोनिया गांधी और 2 नंबर पे लालू या प्रसाद यादव को मानता हूं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी एब्सोल्युटली क्लियर रहते हैं और अकेला एक ऐसा दल कांग्रेस के बाद जिसने आरएसएस का एक बार भी आप नहीं कह सकते कि मुड़ के भी ऐसे देखा हो या एक बार भी हाथ भी बढ़ाया हो। वो अपने अपने धुन में बिल्कुल क्लियर हैं कि मैं किस विचारधारा से लड़ रहा हूं। अब वो ठीक है, वो जैसा आपने कहा ना, पॉलिटिकल उसमें उनके कंपल्शंस हैं। पप्पू यादव को टिकट नहीं देना है तो उनको नहीं आने देना है, उनको देना है, उनको नहीं देना है। लेकिन एक चीज सिर्फ याद दिला दूं, इसलिए याद दिला दूं कि बिहार में जो हो रहा है, 89 की बात आपको याद दिलाता हूं। 89 में बीजेपी और कम्युनिस्ट ये सब एक साथ आना चाहते थे। तो ये हुआ कि एक साथ आएंगे तो इनके भी वोट भाग जाएंगे, उनके भी वोट भाग जाएंगे, अल्ट्रा लेफ्ट अल्ट्रा राइट। तो एक बीच का रास्ता ये निकाला गया और नेशनल फ्रंट बना, अगर आपको याद हो। और नेशनल फ्रंट ने इनसे भी नेगोशिएट किया, सीट इनसे भी की। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में भी कोई इस तरह की बात होगी। अगर कांग्रेस ताकतवर हो रही है तो वो लालू जी के एडवांटेज में है। अगर पिछली बार कांग्रेस को जो 19 सीट मिली थी या 22 सीट मिली थी, अगर वो स्ट्राइक रेट 22 की जगह वही 30 सीटें हो गई होती तो तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर बन गए होते। तो ये जो एक नैरेटिव लोग चलाते हैं ना कि नहीं लालू बिल्कुल वो है और लालू बिल्कुल वो नहीं करेंगे और तेजस्वी, अरे भाई, जैसा आप इसको 2-3 बार कह चुके हैं, मैं इसको फिर से हम भी कई बार कह चुके हैं, तेजस्वी यादव क्या मुख्यमंत्री बनने के लिए आवश्यक है कि कांग्रेस वहां अच्छा परफॉर्म करे। इसके सिवा और कोई रास्ता ही नहीं। तो अगर कांग्रेस अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से जब आप इलेक्टोरल उसकी बात करते हैं तो इलेक्टोरल उसमें अगर लालू प्रसाद यादव इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के चलते नीतीश के दरवाजे जाके उनसे कह सकते हैं 2015 में, चलो पुराने झगड़े भूल जाओ, क्या क्या नहीं कहा गया था और कहां जेल तक डाला गया था, अगर लालू यादव वो भुला सकते हैं और नीतीश को अपने दरवाजे ले आके मुख्यमंत्री पद दे सकते हैं, तो कांग्रेस से तो कोई उनका इस तरह का झगड़ा है ही नहीं। तो इसलिए ये सोचना कि वो आरजेडी अलग हो जाएगा, मेरे हिसाब से ये दूर की कौड़ी है। और ये केवल ये कहीं किसी सूरत में न है, और ये मीडिया प्रायोजित है कि तेजस्वी को कन्हैया से डर लगता है। ये मीडिया प्रायोजित है। 14% वाले को या 32% वाले को 2.5-3% वालों से डर नहीं लगता, और वो भी तब जब वो 2.5-3% के नेता नहीं हुए हैं। वो 2019 में सिद्ध हो, अभी उनको प्रूव होना है, करना है। जितना मीडिया हाइप है वैसा है नहीं उनके साथ, तो वो विषय नहीं है सर। हमने ये कहा कि इलेक्टोरल सफलता बेहद जरूरी है, नहीं तो ये जो राहुल जी कर रहे हैं कांग्रेस को बदलने का, वो उसमें सफलता शायद मिले। उसके तो अब एक सवाल आपके लिए पहले दिया गया है, जो आउटसाइड पैनलिस्ट हैं उन्होंने दिया है, वो आपसे पूछ लेंगे। फिर हम जानना चाहेंगे कि राहुल जी कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, पॉलिटिक्स की वोकैबुलरी भी बहुत हद तक बदल रहे हैं, संविधान आदि इत्यादि, और भाजपा को उसको पीछे पीछे कुछ चीजों में रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। लेकिन कांग्रेस का इकोसिस्टम कितना उनके लिए सहयोगी होगा इस बदलाव के लिए, ये अगला सवाल होगा हमारा। उसके पहले नंदलाल जी के सवाल का जवाब दीजिएगा कि यूपी के डर का आधार क्या था, सिर्फ और सिर्फ राहुल जी की पदयात्रा, या कांग्रेस के संगठन में कोई आमूलचूल परिवर्तन, या मुसलमानों को अल्लाह का कोई फरमान आया था, कि सिर्फ कांग्रेस? ये आपसे काउंटर किया गया है, इसका आप जवाब देना चाहें तो स्वतंत्र हैं, ना भी देने। एक तो मुझे ये लगता है कि नंदलाल जी थोड़ा सा, अगर किसी के भी, अगर आप अपने भगवान की इज्जत चाहते हैं तो दूसरे के भगवान को भी इज्जत देना सीखिए, क्योंकि इज्जत देने से ही मिलती है। मैं संजीव जी को बोलूं कि आपके पापा का क्या कोई फरमान आया है और फिर चाहूं कि संजीव जी मुझे जी करते रहें, तो ये नहीं होगा।
तो ये अल्लाह का फरमान आया है, ये सब जरा मुझे लगता है कि नंदलाल जी इस भाषा पे अगर आप रोक लगाएंगे तो आप ही के फायदे में है, मुझे कोई इससे नहीं है। आज हम और आप इस पे मिल रहे हैं, अगली बार आप मुझे 2-4 गाली दे देंगे, मैं अपने यहाँ तो आने नहीं दूंगा आपको। अगर आप गाली गलौज करेंगे आप यहाँ आ जाएंगे। तो मेरा पहली चीज तो मेरा सख्त ऑब्जेक्शन है इस भाषा पे कि अल्लाह के यहाँ से फरमान आया है या कहाँ से आया है। फरमान अपने यहाँ, इस देश में एक ही नेता है जो कहता है कि उसको ऊपर वाले से डायरेक्ट फरमान आता है, और उस आदमी का नाम है नरेंद्र मोदी। तो अगर कहीं फरमान इस देश में किसी को ऊपर से डायरेक्ट वो नरेंद्र मोदी है, जो खुद बोलते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, सेल्फ एडमिटेड है कि उनको सीधे फरमान आता है। दूसरी अब बात यह है कि ये भाषा के लिए क्षमा याचना कर लिए नंदलाल जी ने। जी आप मुझसे उम्र में, मैं ये बिना जाने मान रहा हूं कि आप उम्र में मुझसे छोटे होंगे, तो मैंने इसलिए कहा कि ये इज्जत बहुत छोटी चीज होती। खैर, मैं मुख्य विषय पे आ जाऊं। जो नंदलाल जी ने कहा है बिल्कुल, उसमें कई चीजें काम की थी। उसमें काम राहुल गांधी की पदयात्रा भी थी, क्योंकि राहुल गांधी की पदयात्रा को जिस तरह से अखिलेश, और मैं अब ये इसको जानकर, अब ये मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं है लेकिन जानकारी है, जब राहुल गांधी की पदयात्रा उत्तर प्रदेश से गुजर रही थी तो मेरे हिसाब से आप भी इंडिया गठबंधन से, आप भी साथ चल लिए होते 2 कदम, आपका भी उसमें वाहवाही होती। भाई आदित्य ठाकरे और सुप्रिया सुले ये तो चले थे, संजय राउत चले थे महाराष्ट्र में, स्टालिन चले थे तमिलनाडु में, लेकिन अखिलेश यादव जी का यह था मैं क्यों चलूं। और सिर्फ यही नहीं था, उन्होंने उस समय जयंत चौधरी को, क्योंकि जयंत चौधरी बहुत उत्साहित थे, जयंत चौधरी को भी मना किया गया था कि आप नहीं जाएंगे, लेकिन जयंत चौधरी ने उस समय, चूंकि ये सपा के साथ थे, पूरी तरह से अपने सारे लोगों को जो उसके थे उनको लगाया था। और वो जयंत चौधरी का जो दल है वो, उन लोग पूरी तरह से उस पदयात्रा में थे। तो मेरे हिसाब से राहुल गांधी ने वो, और राहुल गांधी से वो एक गलती, अरे माफ कीजिएगा, अखिलेश यादव ने वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी खोई थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज कल परसों आप ही उसके सबसे बड़े नेता रहेंगे। राहुल गांधी रहें या ना रहें, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े विपक्ष के नेता अखिलेश यादव रहेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप अपना कद कितना बढ़ा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, उस पदयात्रा से राहुल गांधी के बारे में लोगों का परसेप्शन बिल्कुल बदला था। नंबर 3, ये आपको भी पता है, सबको पता है कि प्रेशर केवल एक था, वो मुस्लिम वोट का था। मुसलमानों ने, मैं और ये उसके पहले भी आप हम सब लोगों की, ये सब हम सब लोग इसको बात कर रहे थे, ये नहीं कि केवल मैं कह रहा था, सब लोग ये कह रहे थे। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने बिल्कुल तय कर लिया था कि हम राहुल गांधी के, हम कांग्रेस पार्टी के पीछे खड़े हैं, इररिस्पेक्टिव कि उसको 2 वोट मिलते हैं कि 2 लाख वोट मिलते हैं कि 4 लाख वोट मिलते हैं। इससे पहले जो मुस्लिम वोटर था, उसकी टैक्टिस ये होती थी कि जो बीजेपी को हरा रहा है वो उसको वोट देता था। ये हम पिछले 20 साल से हम देख रहे थे। मैं चूंकि इलेक्शन को मैंने खुद हैंडल किया, ये मैं खुद देखा हूं, शाम तक वो सब लोग साथ रहते थे, सुबह वोट गायब होते थे। इस बार पहली बार था कि हम इररिस्पेक्टिव कि आपका वीक कैंडिडेट है, आपके पास जो है वो वोटर खड़ा था कांग्रेस के पीछे, और वो एक प्रेशर बना था, क्योंकि अखिलेश यादव जी से भी बार बार कहा जा रहा था कि आप इनके साथ गठबंधन बना लीजिए, और वो प्रेशर के ही चलते उत्तर प्रदेश में गठबंधन हुआ, जिसका नतीजा सबके सामने है। लेकिन एक चीज अखिलेश यादव जी की, इसलिए जो उनके गुण हैं वो भी, मैं उनका क्रिटिक हूं, लेकिन उनका, अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से दिल बड़ा करके टिकट बांटा था वो भी अभूतपूर्व था। अगर उस तरह का टिकट बिहार में भी बंट गया होता तो शायद थोड़ा 240 नहीं 230 पे के आसपास फिर अटके होते मोदी जी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि उसको, अखिलेश यादव ने जो अच्छा काम किया था उसको सार्वजनिक रूप से एक्नॉलेज करना चाहिए, लेकिन उससे पहले जब वो कभी कभी वो अभी भी भारत के लीडर के रूप में अपने नहीं, उनको थोड़ा अपना मन उनको भी बड़ा करना होगा। और तो ये है बिल्कुल जी। अब मेरा जो मुख्य सवाल था, हालांकि उसके पहले कपिल कपूर, ये सवाल तो मुझसे आनंद जी से नहीं है, तो वो है, देखिए कन्हैया कुमार प्रूव कर लें तो निश्चित तौर पे वो जीतते हैं। हमने कोई बिगर फेलियर नहीं बोला है उनको, इलेक्टोरल भी सफलता उन्हें नहीं मिली है और किसी भी मोर्चे पे अभी तक वो सफल नहीं हुए, ये हमने कहा था। तो उनको अभी प्रूव करना है, और बड़ी उम्र पड़ी है, लंबी उम्र, हम सबसे बहुत छोटे हैं कन्हैया, और उनको करना है, और उनको संयोग से सीधे मैं कहता हूं कि कंधे पे जाकर बैठ गए हैं। तो वो सीपीआई ने भी उनको इज्जत बख्शी थी, काफी बड़ा पद दिया था, काफी सब कुछ, और यहाँ भी और पूरा उनका तो उनके पास समय है। खैर, आनंद सर, राहुल जी कांग्रेस को बदलना चाह रहे हैं,
कांग्रेस कितना सपोर्ट कर पाएगी? उत्तर प्रदेश को देखिए भी ऐसा उत्तर प्रदेश में नहीं नहीं, मैं संदीप को आपकी लेकर बात भी किसी ने कुछ लिखा है जी। नहीं, मैं संजीव जी देखिए दोनों का मतलब आप तो बिहार की पॉलिटिक्स को बिल्कुल नजदीक से, दिल्ली की पॉलिटिक्स, हम लोग की एक दिक्कत क्या हो गई है, हम लोग जब किसी का कंपैरिजन करने लगते हैं तो हम बीजेपी को सामने रख के और फिर उससे बात करने लगते हैं। बीजेपी पार्टी मेरे ख्याल से अगर आप किनारे कर दीजिए, और ये जो कार्डर बेस्ड पार्टी, तो चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो जनता दल हो, चाहे पुरानी जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये सबका आप कैरेक्टर देखेंगे मोरलेस एक है। कुछ कुछ लोग अब चक्कर क्या हो गया कि आजकल जो रीजनल पार्टीज हैं वो घरेलू पार्टी हो गई हैं। भाई आरजेडी जो है वो लालू यादव जी के घर की है, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी की है, एनसीपी शरद पवार की, ये सब घरेलू पार्टी है, मतलब एक घर का कब्जा है। लेकिन किसी भी पार्टी में इतना वाद, आप तो समाजवादी पार्टी में मतलब पुरानी में एसएसपी और पीएस, अरे अध्यक्ष जी को ऊपर से खींच लिया जाता था, ये नॉर्मल चीजें थी। ये नहीं था कि एक बार ऐसा किससे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से, तो वहां पे आपस में बातचीत होती थी। ये धीरे धीरे जब ये होता है आजकल की तारीख में कि भाई ये बीजेपी की तरह नहीं, बीजेपी में तो बोल दिया और पिन ड्रॉप साइलेंस, कहा खड़े तो खड़े, बैठो तो बैठो, उस तरह की पार्टी तो कांग्रेस को बनना भी नहीं चाहिए। और अगर कांग्रेस उस तरह की पार्टी होगी तो कांग्रेस अपना बेसिक को खोल देगी। एक दूसरा जो मुझे लगता है कि एक चीज जिसकी वजह से हम सब लोगों को कभी तकलीफ होती है कि भाई देखिए कांग्रेस भी वही चीज कर रही है, वो शायद चुनाव में पैसे का रोल जो हो गया, चुनाव में नहीं, नेतागिरी में पैसे का रोल। आज आप रिक्शे पे बैठ के नेतागिरी करने लगी है, आपको दो लोग नहीं मिलेंगे संजीव जी। आजकल एक नया टर्म आया है पिछले, भौकाल। भौकाल के बिना अब नेतागिरी बेकार है, पत्रकारिता भी बेकार है। अब जरा आप चले जाइए स्कूटी पे बैठ के, हम लोग के बहुत से साथी लोग 80% साथी स्कूटी पे चलते हैं, लेकिन अब जो बड़े बड़े आप दिल्ली में जाके देखिए जो पत्रकार हैं, जो प्रेस क्लब है, मतलब मैं ये बात किसी को तोहमत लगाने के तौर पे नहीं कह रहा हूं, लेकिन पैसे का अहम रोल है। पैसा कहां से आएगा? पैसा ठेकेदारी से आएगा। पैसा कोई अध्यापकी करके तो पैसा कमाएगा नहीं, वो या तो फिर कोचिंग सेंटर चलाए, फिर या तो पेपर आउट कराए, या पेपर लीक कराए, या कोई ठेका पट्टा, जो कई तरह के ठेके पट्टे होते हैं। और उसकी वजह से क्योंकि आज देश में 2-3 बड़े सेठ हो गए हैं, और उसमें अडानी का नाम ले लिए, तो आपको एक जब बड़ा पैसे की जरूरत है तो अडानी सेठ हैं, अंबानी सेठ हैं, तो बहुत से लोग के कहीं ना कहीं तार जो है वो अंबानी और अडानी के यहाँ जुड़े ही होंगे। इसको तो हम नहीं कर सकते हैं। किसी दिन अगर आप कार्यक्रम केवल इस पे करिएगा तो नाम के साथ भी बताया जा सकता है कि हमारे और आपके बगल के, जो अगल बगल के नेता और हमारे आपके अगल बगल के पत्रकार, तार तो कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं अंबानी अडानी से। तो वो एक है। और राहुल गांधी उस सिस्टम से लड़ रहे हैं। अकेला व्यक्ति, मैं अकेला व्यक्ति इसलिए बोल रहा हूं जिसके पास की हिम्मत है कहने की अडानी और अंबानी की, नहीं गया ना शादी में। वो जो एक माहौल क्या बोलेंगे, वो जो एक देश का जिस तरह से उपहास उड़ाया जा रहा था अंबानी जी की शादी में, ये जो अभी 170 किलोमीटर अनंत अंबानी जी चल रहे हैं, ये पूरा क्यों नहीं कवर कर रहा है राहुल गांधी की तरह भारत जोड़ो यात्रा? उनके पास तो 10 गुना 1000 गुना पैसा है। झूठ बोलता है इसलिए वो 170 किलोमीटर चल पाएगा। वो हम रात में चलते हैं जिससे ट्रैफिक डिस्टर्ब ना हो। क्यों नहीं पूरी रात का लाइव टेलीकास्ट कर रहा हो? ये सब झूठे लोग हैं, ये बीजेपी के प्रायोजित लोग हैं। वही धीरेन्द्र, कौन है वो, एक जो आजकल अपने को बाबा बनता है, एक लड़का है, वो उल्टी पुल्टी बातें करता है, धीरेन्द्र कुछ नाम है उसका, धीरेन्द्र शास्त्री। उसके साथ मिलके इनको, अगर अनंत अंबानी जी को आध्यात्मिक गुरु धीरेन्द्र शास्त्री मिले हैं तो सोच लीजिए कि उनका ज्ञान, उनका अध्यात्म और उनका ज्ञान कितना अच्छा है। तो मतलब मैं ये सिर्फ बातें इसलिए कह रहा हूं कि ये भी याद रखने वाली बातें हैं। तो सिर्फ कहना, मुझे जो कहना है, मैं फिर से वापस अपनी बात पे आ जाऊं कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में राहुल गांधी को बिल्कुल ये दिक्कत होगी, क्योंकि पैसा चला। आजकल ये होता है, अगर आप कहीं पे भी बात करते हो, आप किसी भी पार्टी, आप एलजेपी, यार किसको अध्यक्ष बना रहे, उसका पैसा कहां है? ये हम और आप भी छोटा, आपको ये लगता है यार इतना तो पैसा हो ना कि स्कूटर में तेल डला के जरा घूम घाम ले। तो अगर हमारी और आपकी क्राइटेरिया भी कहीं ना कहीं वो पैसा, तो राहुल गांधी उसको फेस कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और वैसे चेहरे अब लगातार बेनकाब भी होते जा रहे हैं। इसको भी आज से 2 साल पहले आप बताइए कोई कह सकता था जितने लोगों का बीजेपी के स्लीपर सेल नाम से बोला जा रहा है, स्लीपर सेल,
तो आज से 2-4 साल पहले ये कहीं हो सकता था संभव? अब हो रहा है। बड़ी मुश्किल है, राहुल गांधी के सामने बैठ के पत्रकार कह रहे हैं कि ये आपके यहाँ स्लीपर सेल, और वो उसका प्रतिवाद नहीं कर रहे हो, कह रहे हैं हाँ पता है। तो मेरे ख्याल हिसाब से अगर बीमारी का पता है तो आधी बीमारी अपने आप ठीक हो जा रही है। तो ये है, उम्मीद से दुनिया बनती है, और बहुत सारे उम्मीदों वाले सवाल भी हैं, और बहुत सारी उम्मीदों वाली टिप्पणियां भी हैं, बहुत सारे काउंटर करते हुए भी। हमारे चूंकि आउटसाइड पैनलिस्ट भी बहुत सारे यथार्थ को समझते हैं और अपना ओपिनियन भी रखते हैं। आउटसाइड पैनलिस्टों से बस वही जो आनंद सर ने कहा, हम सबको हमेशा भाषा और उसकी, क्योंकि देखिए आप पार्लियामेंटेरियन के भी बिहेवियर देखिए, ओवैसी और गिरिराज सिंह साथ में गले मिलते हुए आपको दिखते होंगे, दोनों अलग अलग, या और भी राहुल जी भी, और आपको ये मिल जाएंगे, दूसरे बीजेपी के नेता मिल जाएंगे। तो ये होता है, आपको भाषा और भंगिमा में कम से कम रहना है, तभी आप वैचारिक रूप से ठोस रह पाइएगा। ये बेहद जरूरी है। इतने सारे सर सवाल होते हैं इस वक्त में, तो हमने सोचा एक और शो करें जिसमें सवालों को एड्रेस करने वाला, क्योंकि इसकी सीमा है कि हम 30-32 मिनट में प्रोग्राम को खत्म करते हैं, 35-40 मिनट में। एक आखिरी और कंक्लूडिंग टिप्पणी आपकी ओर से चाहेंगे कि बिहार में एक बेसिक मुश्किल जो कांग्रेस को फेस करना पड़ा, आप जानते हैं कि हम लोग थोड़ा नजदीक से चीजों को देखते हैं और कोशिश रहती है कि भाई उन समस्या का समाधान भी किस तरह से हो जाए। तो अति पिछड़ा चेहरा ढूंढने में बड़ी मुश्किल, यानी देर से शुरुआत हुई है। राहुल जी देर से आए हैं तो देर से शुरुआत हुई है। तो ये है, ये मुश्किल आपको, जो आप जिसको फाइनेंस से भी जोड़ रहे हैं, आप अति पिछड़ा खोजते हुए उनको दिक्कत ये हो रही थी कि जिला चलाने वाला मिलेगा कहाँ, आप समझ रहे हैं? तो ये एक बेसिक समस्या है। तो एक तो ये, दूसरा सबको यदि आप स्लीपर सेल के नाम पे निकाल ही देंगे तो उनको आप साइडलाइन कर सकते, कैसे हो सकता है? क्योंकि अनुभव भी चाहिए, नया खून भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। आनंद सर। संजीव जी याद रखिएगा कि नोआखोली में गांधी जी अकेले, इस देश में जब देश आजाद हुआ था तो अकेले खड़े थे, और ये भी याद रखना होगा इस देश के लोगों को कि उनके साथ उस समय जब कलकत्ता और बंगाल जल रहा था तो एक ही व्यक्ति खड़ा था जिसका नाम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया था। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि लोग इतिहास भुला देते हैं, लेकिन आज जब इतने सालों बाद हम और आप अगर बात करते हैं तो हमारी आपकी चर्चा, सामाजिक कोई भी चर्चा, बिना गांधी, लोहिया और डॉक्टर अंबेडकर के पूरी नहीं हो सकती है। तो उस कंट्री वो अकेले खड़े रहे। आज राहुल गांधी का हम और आप, और मैं तो इसलिए कह रहा हूं हम और आप इसलिए, उनको, आपने तो किताब भी लिखी है और आपने प्रश्न राहुल गांधी से किए हैं, आप प्रश्न नरेंद्र मोदी से तो नहीं कर रहे हैं ना। प्रश्न तो आप उसी से कर रहे हैं जिससे आपको कोई उम्मीद है। भाई ये प्रश्न तो आप नरेंद्र मोदी से भी कर सकते थे जो राहुल गांधी से आपने प्रश्न उठा रहे हैं। ये प्रश्न तो हम लोग भागवत जी से, लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि ये सब इस लायक ही नहीं कि इस प्रश्न को, इनको देश से क्या मतलब है। तो मूल बात यह है कि वो आदमी अगर अकेला भी रह जाए, लेकिन इन मुद्दों के साथ अगर खड़ा रहेगा तो हम और आप उस आदमी की उन बातों के साथ खड़े रहेंगे। जिस दिन वो अडानी के साथ चले जाएंगे, हम और आप उनको क्यों खड़े रहेंगे भाई? उनके बहुत सी चीजों को हो सकता है वो किसी को नमस्ते नहीं करते हो, उनके यहाँ समस्या ये है कि भाई लोग कहते हैं कि वो फोन करिए तो वो बुलाते नहीं, ये सारी समस्याएं हैं। लेकिन इन सारी समस्याओं के बाद भी आज भी उम्मीद इसलिए लगती है कि वो आदमी कम से कम बेसिक मूल्यों पे, और वैसे मूल्य जो हमारे आपको झकझोरते हैं, उस पे वो आज तक हमने उनको ये नहीं पाया कि वो उन्होंने कहीं कॉम्प्रोमाइज किया हो। रास्ते की दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल, बहुत सारी टिप्पणियां हैं। एक तो मुझे पेसिमिस्टिक कह रहे हैं, थोड़ा सा निराशावादी मैं हुआ हूं जरूर, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन आशावाद है तभी बात कर रहे हैं। और आपके लिए एक जो टिप्पणी है उसमें आपके लिए मोहब्बत भी है और आपकी आलोचना भी है। वो ये है कि लव यू आनंद सर, आई फाउंड यू अ बिट व्हाट, ऊपर चला गया, एक सेकंड, आई फाउंड यू अ बिट बायस्ड टुवर्ड्स कांग्रेस बट यू ऑलवेज स्टैंड फॉर व्हाट इज गुड फॉर कंट्री। तो चलिए, आनंद सर बायस्ड है उधर की तरफ, और संजीव चंद्रन भी बायस्ड है किधर। मूलतः मामला से हमारा तो टैगलाइन है कि किसी के साथ पक्षपात नहीं, लेकिन निष्पक्षता का दावा नहीं। तो आनंद सर की भी वैसे निष्पक्ष नहीं है, और कोशिश हमारी होती है कि पक्ष। संजीव जी मैं सिर्फ इतना ऐड कर दूं, मुझे ऐसा लगता है कि आज देश जहां खड़ा है वहां हम निष्पक्ष नहीं रह सकते, हमें स्टैंड लेना पड़ेगा, रहना भी नहीं चाहिए। मजेदार बात है सर कि जिस वक्त में लोगों की रुचि पॉलिटिक्स में बढ़ी है, आज आप देखिएगा 2-2:30 बजे वाला जो 1:30 से 2:30 या 3:30 का जो स्लॉट होता है मनोरंजन टीवी, सभी टीवी चैनलों में, समाचार चैनलों में भी मनोरंजन वाला, सास बहू वाला,
उसको भी थोड़ा शॉर्ट किया गया है और ज्यादातर टीआरपी या ज्यादातर लोग पॉलिटिकल चीजों को सुन समझ रहे हैं। उस दौर में भाजपा और आरएसएस ने ही पॉलिटिक्स से घृणा की भी बात चलाई थी लोगों के मन में कि भाई पॉलिटिक्स खराब है, पॉलिटिशियन खराब है। आनंद सर फुल टाइम पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियन भी रहे हैं और आंदोलनों में भी रहे हैं, तो काफी अनुभव से आप आगे भी आनंद सर से हम लोग सुनते समझते रहेंगे। विश्वास है कि बदलेंगे वो तो। और एक और सवाल था कि योगेंद्र यादव, लगता है आजकल योगेंद्र यादव उतना टच में नहीं है। सवाल था योगेंद्र जी के लिए, मैं उस पर टिप्पणी नहीं ले रहा हूं सर आपसे क्योंकि मैं जानता हूं अब क्योंकि और हम लोग 1 बजे फिर मिलते हैं आनंद सर के प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद आप आए, और हमारे जितने भी आउटसाइड पैनलिस्ट थे आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं 11:10 पर। 9 बजे जरूर आइएगा, मनोरमा जी का कार्यक्रम है रिवर्स टॉक। आप थैंक यू संजीव। नमस्कार।